गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा चैप्टर है सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, जिसमें हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ सेल्स पर्सनल के। तो जैसा कि हम जानते हैं, सेल्स फोर्स का मतलब है वो पर्सन जो कस्टमर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो वो सभी लोग जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम सेल्स फोर्स कह सकते हैं। तो अभी हमने बात करनी है कि हम इनका मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे। मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद द सेल्स फोर्स, राइट। तो उनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज करना, दैट इज़ सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट की वो ब्रांच, दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच डील्स विद सेल्स फोर्स, दैट इज़ नोन एज सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। जैसा कि हम जानते हैं, सेल्स फोर्स यानी कि जो भी पर्सनस हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सेलिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो कस्टमर से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इन कंपैरिजन ऑफ टॉप अथॉरिटीज़। तो ऑब्वियसली उन लोगों के ऊपर हमें फोकस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम वो उन सारी चीज़ों का ध्यान में रखें जो इन लोगों की रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, ट्रेनिंग, उनका रेमुनरेशन और उनका और भी जितनी भी उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उन सब पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इन लोगों की एफिशिएंसी ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट की डिमांड, उसकी सेल पर अफेक्ट डालेगी, राइट। तो इस चीज़ से हम इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ओके। अभी अगर मैं सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के डिफरेंट अगर मैं फंक्शंस की बात करती हूँ, आप एक टेबल को देख सकते हैं। यू कैन सी द डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, यानी सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के अंदर किस तरह से एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। तो यू कैन सी देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड इन सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। जैसे सबसे पहले आ रहा है जॉब एनालिसिस। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम किस तरीके का एक्टिविटी, किस तरीके का काम है हमारे पास, यानी क्या किया जाना है, व्हाट इज़ टू बी डन, राइट। व्हाट इज़ जॉब, काम क्या है, क्या काम टास्क है जो परफॉर्म किया जाना है। क्योंकि ऑब्वियसली जो भी टास्क होगा उसके ही अकॉर्डिंगली हम राइट पर्सन की चॉइस करेंगे या उसको चूज़ करेंगे, ओके। नेक्स्ट हो रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन। अभी हमने ये देख लिया कि व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर हियर टू बी परफॉर्म्ड। नाउ इट इज़ डिसाइडेड दैट इसी जॉब एनालिसिस के अंदर जो हमने एक तरीके से जिस नतीजे पे पहुँचे कि किस तरीके की एक्टिविटी है, तो उनको एक रिटन फॉर्म में डिस्क्राइब करना, दैट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कार्य का विवरण, यानी कि कार्य कैसा है, किस तरीके से काम किया जाना है, कितना समय लगने वाला है, कितने लोगों की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। अभी मैं इसी जॉब डिस्क्रिप्शन को और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ तो दैट इज़ जॉब स्पेसिफिकेशन। अभी जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि आपने इस जॉब को एक पर्टिकुलर तरीके से एक्सप्लेन करना है। यानी अभी हम यहाँ देखेंगे कि इस काम को करने के लिए किस तरीके के पर्सन की ज़रूरत है, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, उसकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, उसका स्किल, ये सब स्पेसिफाई होना चाहिए। तो जैसा जॉब होगा वैसा ही पर्सन हम सर्च करेंगे, राइट। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए ना कि हमारा जॉब किस तरह का है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अब हमें क्लियर हो गया है कि हमारा जॉब किस टाइप का है। सो वी हैव टू सर्च द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। फॉर दिस पर्पज़ रिक्रूटमेंट स्टार्ट होता है। अभी रिक्रूटमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है,
कि हमें देखना है कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास अवेलेबल मैन पावर कितनी है। जितनी मैन पावर ऑलरेडी आपके पास है, क्या उससे आपका काम चल सकता है? नहीं तो आपको और लोगों की ज़रूरत है। मीन्स यू विल हैव टू रिक्रूट द अदर पर्सन्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। रिक्रूटमेंट के बाद उन्हीं में से जो लोग अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए हमारे यहाँ पर, उनमें से हमने सबको नहीं चूज़ करना। डेफिनेटली हम अपनी पसंद के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से और उनके स्किल के हिसाब से हम उनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, ट्रेनिंग सेशन चलेगा। यानी कि डेफिनेटली जो पर्सन आएगा मे बी वो अपने लेवल पे तो स्किल्ड होगा, बट उसको हम जो जॉब ऑफ़र कर रहे हैं मे बी वो उस काम के लिए उतना फिट ना हो एट दैट मोमेंट। सो फॉर दिस पर्पज़ यू विल हैव टू ट्रेन दोज मेंबर्स, दोज पर्सन, दोज स्टाफ मेंबर्स, जो भी सेल्स फोर्स इसको हम कहेंगे। नाउ there is also a need of motivation, because motivation is must in each and every activity of any organization, right। तो उन्हें मोटिवेट करना और उनको उनकी 100% कैपेसिटी लेकर काम करने के लायक बनाना, दैट इज़ ऑल्सो मस्ट। एंड नेक्स्ट इज़ कॉम्पनसेटिंग। तो काम के बदले में क्या, रेम्यूनरेशन, एप्रिसिएशन, जो भी उनका फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल जो भी पर्क्स हैं, जो उनको अलाउंसेस मिलते हैं, उनका बोनस है, उनका कमीशन है, जो भी उनकी फैसिलिटीज़ हैं वो सब हम इसमें इंक्लूड करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ सेल्स फोर्स एंड कंट्रोलिंग सेल्स फोर्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो मैन पावर हमारे पास सेल्स फोर्स के तौर पर लगी है, उनका परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से मैच करता है नहीं करता, क्या लूप होल्स रहे हैं और उनके अप्रेजल कैसा रहेगा, और उसको इम्प्रूव करने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। सो दीज वर द मेन एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड इन सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। अभी हम बात करेंगे कि अगर हम सेल्स फोर्स मैनेजमेंट को अफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं, अफेक्टिवली मैनेज करते हैं इन चीज़ों का, तो उसका इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों कर रहे हैं हम। ऑब्वियसली सेल्स फोर्स पर हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, और लोग भी तो हैं जो काम कर रहे हैं, सिर्फ सेलिंग डिपार्टमेंट के लोगों पर इतना ध्यान हम क्यों दे रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि ये लोग सेलिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ये लोग कस्टमर से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो जितना ये अपने काम को एफिशिएंटली अंजाम देंगे, उतना ही ये कस्टमर को कन्विंस कर पाएंगे, और उससे क्या होगा, हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो पाएंगे। तो बिज़नेस का अल्टीमेट टारगेट तो प्रॉफिट अर्न करना है ना, और प्रॉफिट तब होगा जब आपकी डिमांड क्रिएट होगी। आपके प्रोडक्ट की डिमांड तभी क्रिएट होगी जब वो लोग जो इन एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली परफॉर्म कर रहे हैं वो अपना 100% देंगे। तो जाहिर सी बात है कि अच्छे से काम करने से या एक सेल्स फोर्स मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से करने से वी कैन इंक्रीज़ आवर सेल एंड आवर प्रॉफिट्स, राइट। Okay, next is we can increase the level of customer satisfaction, because these people are directly connected with customers की choice, customer की interest, customer की priorities का इनको ज़्यादा पता होता है। तो ये लोगों को ये परफेक्ट होते हैं इस चीज़ में कि किस तरीके से कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट के लिए कस्टमर को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर हमारा सिलेक्शन, हमारा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन बढ़िया तरीके से होगा, तो जो भी लोग हमारे पास काम के लिए आएंगे वो ऑब्वियसली ट्रेंड होंगे, तो उनको अलग से स्पेशल कोई ट्रेनिंग देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वो पैसा भी हमारा बच सकता है। उसके अलावा जो भी परफेक्ट मैन पावर आपके पास आएगी तो डेफिनेटली वेस्टेज कम होगी, काम अच्छे से करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, स्किल्ड होंगे, टारगेट्स पूरा करेंगे, ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद सेल्स फोर्स। जो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट है वो इस तरीके से अगर किया जाए, अच्छी ढंग से किया जाए, इफेक्टिवली किया जाए, तो हमारी सेल्स फोर्स और मैनेजमेंट के बीच में जो एक रिलेशनशिप होता है वो बहुत हेल्दी हो सकता है। सेल्स फोर्स टर्नओवर में रिडक्शन। अगर आप उनको अच्छे पर्क्स दे रहे हैं, अच्छी हैंडसम सैलरी दे रहे हैं, अब अच्छी सैलरी तभी मिल पाएगी उनको कि अगर वो काम बढ़िया तरीके से करते हैं, राइट।
तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो एक दूसरे के पीछे ही चलेगी। आप अच्छा काम ले रहे हैं तो अच्छी सैलरी आपको देनी होगी, और अच्छी सैलरी वो लोग तभी लेंगे जब वो आपको अच्छा काम करके दिखाएंगे। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इससे क्या होगा कि जब वो लोग अपने हमारे यहाँ काम करके सेटिस्फाई हैं बिकॉज दे आर गेटिंग द हैंडसम सैलरी, और हम भी सेटिस्फाइड हैं क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो लोग बार बार, जैसे होता है ना कि जो लोग कभी कभी अपनी जॉब स्विच कर जाते हैं, कभी इस इंस्टीट्यूशन में फिर कभी उस इंस्टीट्यूशन में, तो उससे नुकसान ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन का होता है। कारण क्योंकि हर बार हमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना होगा, फिर हर बार हमें उन्हें ट्रेन करना होगा, तो उससे हमारा टाइम भी ख़राब होगा। और जिन लोगों को हम ट्रेन करते हैं वो ट्रेनिंग लेकर और फिर कहीं कहीं और चले जाते हैं इंस्टीट्यूशन छोड़ के, तो इससे बड़ा नुकसान होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो वो जो सेल फोर्स टर्नओवर है, मतलब जो उनका बार बार जाना है छोड़ के इंस्टीट्यूशन को, वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ अफेक्टिव पर्सोनल पॉलिसीज़। अगर हम अपने सेलिंग फोर्स से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं, जैसे मोटिवेशन से रिलेटेड है, कंट्रोलिंग से रिलेटेड है, रेम्यूनरेशन से रिलेटेड है, उनकी ट्रेनिंग पॉलिसी है, अगर वो पॉलिसीज़ उनकी फेवर के अकॉर्डिंगली है, उनकी फेवर में है, उनके बेनिफिट को ध्यान में रख के बनाई गई है, तो डेफिनेटली दे विल गेट मोर सेटिस्फैक्शन while working in your organization. Provides timely information regarding changes in marketing environment. तो जो भी सेलिंग फोर्स अगर आपके पास बढ़िया है, अगर आपने अच्छे लोगों को सेलेक्ट किया है, then you will get the information regarding customers, regarding outside factors, right, regarding competitors. तो वो लोग क्या होगा कि मार्केट में रिसर्च करते हैं, वो फील्ड जॉब करते हैं, वो कस्टमर के साथ जुड़े होते हैं, तो वो आपको टाइम टू टाइम बड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ रिडक्शन इन सुपरविज़न कॉस्ट। तो डेफिनेटली हमें सुपरवाइज ज़्यादातर उन्हीं लोगों को करना पड़ता है जो डिसिप्लिन में नहीं होते, जो सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं होते, जिन्हें ये लगता है कि सर पे कोई डंडा लेके खड़ा है देन वो काम करना है, अदरवाइज़ काम नहीं करना। इस तरीके की मेंटालिटी अगर लोगों में होगी तो काम नहीं चलेगा ना। तो अगर आपके पास अच्छी सेलिंग फोर्स है, if you have selected the skilled selling force, sales force, then you can see कि आपको जो एक सुपरविज़न का कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वो लोग परफेक्ट है, वो काम करने में इच्छुक हैं, they want to do their job effectively, then there will be a reduction in supervision cost. Next point is availability of good sales executives. अभी ऑब्वियसली जब हमारा सेल्स मैनेजमेंट इतना इफेक्टिव काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो रिज़ल्ट के तौर पर आपको लोग आ रहे हैं आपके पास काम करने के लिए, स्किल्ड लोग आ रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट रहेगा। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हो गए हैं। पीसफुल एटमॉस्फेयर, जहाँ पर काम बड़े डिसिप्लिन तरीके से होता है, स्किल्ड लोग हैं, एक मैनेजमेंट में और मैन पावर में जो भी लोग वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे देयर इज़ अ हेल्दी रिलेशनशिप इन बिटवीन दोज पर्सन्स, तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर वहाँ क्रिएट होता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इफ़ आवर सेल्स मैनेजमेंट इज़ परफेक्ट, then everything is perfect, because they are connected with customers directly, and they can help to increase the profits by increasing the sales of our products, right? So the next topic is main activities in sales force management. अब मेन एक्टिविटीज़ पर आ जाते हैं। हालांकि एक्टिविटीज़ में रिक्रूटमेंट से पहले की भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, पर हम इस चैप्टर में कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। जैसे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। अभी रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि लोगों को इनवाइट करना आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए। उसके लिए हमें सबसे पहले खुद देखना होगा, ये हमारा होमवर्क है कि हमें ये पता लगाना है कि हमारे पास काम क्या है, हाउ मेनी एक्टिविटीज़ आर देयर टू बी परफॉर्म्ड, एंड व्हाट काइंड ऑफ एंड हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ और स्टाफ मेंबर्स, और जो भी फोर्स आपको चाहिए, सेलिंग फोर्स चाहिए, तो वो कितने लोग चाहिए, राइट? उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपनी न्यूज़पेपर में या कहीं इधर उधर जहाँ पे भी हम एड्स देते हैं, जिसके थ्रू हम लोगों की डिमांड करते हैं कि यस आइए और हमारे यहाँ पर जॉब्स है तो आप अप्लाई कीजिए। तो व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग
फॉर बेस्ट एम्प्लॉयज़, यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव तो है ही है बट बेस्ट हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा कि उसके पास जो भी पर्सन काम करने आए वो बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। तो वी आर सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो आज एम्प्लॉयज़ नहीं हैं लेकिन बन सकते हैं अगर वो हमारे यहाँ पर जॉब अप्लाई करते हैं, राइट। एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई। ऑब्वियसली हर आदमी हर ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं अप्लाई करेगा ना। ऑब्वियसली हम भी अगर मान लीजिए आज की डेट में हमें कहीं जॉब चाहिए तो हम भी तो ये देखेंगे कि नहीं मेरे पास डिग्री क्या है एंड मेरी डिग्री की ज़रूरत कहाँ कहाँ हो सकती है, मेरे लायक कहाँ कहाँ जॉब हो सकती है। यस, तो यही प्रॉब्लम सभी के साथ होगी। ये तो है नहीं कि ना आपको जहाँ पे भी आप जाओगे आपको जॉब लेकर वो तैयार बैठे हैं, ऐसा नहीं है। पहली तो बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि जॉब्स कम हैं और काम करने वाले ज़्यादा हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो काम करने वाले हैं वो एम्प्लॉयबल हों। कई बार क्या होता है कि हमें मान लीजिए एक जगह काम करने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होना है एंड यू हैव नो सच डिग्री, राइट, देन हाउ कैन यू अप्लाई फॉर दैट जॉब। जब आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है उस काम के लिए तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो वही चीज़ है कि ये भी ज़रूरी है कि आप जिस तरह की जॉब्स का ऑफ़र दे रहे हैं पब्लिक को, दे आर एम्प्लॉयबल और नॉट, दे आर एलिजिबल और नॉट। बट अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये देखना है कि वेदर दे आर रेडी टू अप्लाई फॉर द जॉब और नॉट। ज़रूरी नहीं है, हालांकि आप अभी इस समय तो मैं ये बिल्कुल श्योर हूँ कि जहाँ पे भी जॉब्स निकलती हैं आप देखोगे लंबी लाइनें होती हैं एप्लीकेंट्स की। तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग एड्स दें और लोग हमारे पास काम के लिए ना आए, ऐसा अभी तो नहीं है। जब तक अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है ऑब्वियसली तब तक तो काम करने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं है। सो व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर वी want to search the best employees for our organization, right। अभी रिक्रूटमेंट की मेन जो फीचर्स हैं वो यही है कि वी आर सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, यानी कि हम ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो हमारे यहाँ काम कर सकते हैं या हमें काम करने वालों की ज़रूरत है। सो हम उनकी तलाश कर रहे हैं, उनको सर्च कर रहे हैं। इट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस इसलिए है क्योंकि कई बार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कई बार छोड़ के भी चले जाते हैं। और जब भी नया काम नई एक्टिविटीज़ या हमारी डिमांड बढ़ती है प्रोडक्ट की तो डेफिनेटली प्रोडक्शन के लिए और उनको बेचने के लिए, क्योंकि हम तो बात कर सेल्स फोर्स की कर रहे हैं ना, एंड सेलिंग फोर्स तो प्रोडक्शन के साथ नहीं जुड़ी हुई है, वो तो सेलिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका बिज़नेस एक्सपेंड करता है, बढ़ता है, तो डेफिनेटली इंक्रीज़ होता है डिमांड। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए और कस्टमर के साथ जुड़े रहने के लिए हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। और जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो हमारा जॉब डिस्क्राइब करके और जॉब का स्पेसिफाई करके और जॉब को जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन पर बेस्ड होता है, जो मैंने आपको पहले बताया, राइट। और उसके बाद फिर आता है कि हम अपनी रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, व्हाट आर द मेन सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन गेट आवर एम्प्लॉयज़। और ये हमारे डेफिनेटली जो भी काम कर रहे हैं डिपेंड्स अपॉन आर रिक्वायरमेंट। हमारी रिक्वायरमेंट कितने लोगों की है वो डिपेंड करता है, उससे ऊपर हमारी सारी रिक्रूटमेंट बेस्ड होती है। तो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नाउ व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट? तो अभी प्रोसेस में ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास हाउ मेनी एक्टिविटीज़ आर देयर, काम क्या है, किस तरीके का है, उसके बारे में एनालाइज करना, फिर उसके बाद उसको डिस्क्राइब करना, फिर उसको स्पेसिफाई करना, उसके अकॉर्डिंगली देखना कि कितने लोग और चाहिए, कितने सेलिंग फोर्स और चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें उसके बारे में एक कैलकुलेट करना है, आपको एक होमवर्क क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको मर्ज करके बता दिया कि ये तो हो गया कि हम लोगों को किस तरीके का काम है हमारे पास, एंड हम लोगों को उस काम के अकॉर्डिंगली कितने लोग चाहिए, कितने लोग आपके पास काम कर रहे हैं, उसके अलावा और आपको कितने लोगों की तलाश है। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ कि हम ये देखेंगे कि रिक्रूटमेंट का सोर्स क्या है। मतलब यानी कि मैनेजमेंट जो है सेलिंग फोर्स के जो भी नए लोगों की तलाश कर रहा है तो उनकी तलाश कहाँ से पूरी होगी।
अभी ये सोर्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल, लेकिन इसके लिए हम अभी नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे। फ़िलहाल हम इसको यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि एक तो सेलिंग फोर्स की हमें ज़रूरत क्यों है और इसका हमारी सेल्स फोर्स मैनेजमेंट का हमारी बिज़नेस पे और बिज़नेस की ग्रोथ पर क्या अफेक्ट होता है। एंड जो मेन इसकी एक्टिविटीज़ में है उसमें सबसे पहले हमारा रिक्रूटमेंट है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम अपने यहाँ पर रिक्वायर्ड सेलिंग फोर्स को कैसे रिक्रूट कर सकते हैं। तो अभी कुछ पोर्शन बाकी रहा है रिक्रूटमेंट का, विच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।